Good morning students and my dear friends. Today is 11th of May 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज satisfaction lies in the efforts, not in the attainment. Full effort is full victory. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, NCLT एडमिट्स गो फर्स्ट बैंकरप्सी पिटीशन। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गो फर्स्ट एविएशन कंपनी की रिक्वेस्ट इंसॉल्वेंसी की एक्सेप्ट कर ली है। तो वेडनेसडे को दिल्ली बैंकरप्सी कोर्ट ने गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सर्च फॉर अ न्यू बायर सो दैट बजट एयरलाइन कैन बी अगेन ऑपरेशनल आफ्टर क्लियरिंग ऑल द फाइनेंशियल बर्डन्स। और जैसे ही NCLT ने गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी प्लिया को एक्सेप्ट किया, वैसे ही मोराटोरम पीरियड को लेकर के जो एयरलाइंस के असेट्स हैं, जो एयरलाइंस की लायबिलिटीज़ हैं, उनके मोराटोरियम पीरियड को लेकर के इमीडिएटली डिस्कशन स्टार्ट हो गया। इट बार्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर मोराटोरम पीरियड बार्स द एनी लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू असेट रिकवरी। तो अगर कोई भी एंटिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में है, लोन के मोराटोरम पीरियड में है, तो उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर असेट की रिकवरी नहीं करी जा सकती है। उससे रिलेटेड कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, चाहे वो असेट रिकवरी को लेकर के हो, चाहे असेट की सेल को लेकर के हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ असेट्स को लेकर के हो, वो नहीं की जा सकती, एज वेल एज द टर्मिनेशन ऑफ द क्रूशल कॉन्टैक्ट बाय द वेंडर्स। तो सीधा सा अगर इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो जो भी गो फर्स्ट ने लोन लिया होगा, लोन लेने में बैंक जो होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, वो एक मोराटोरम पीरियड ग्रांट करते हैं बोरोवर्स को एंड इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच द बोरोवर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेक द पेमेंट। इट मीन्स सिंपली अगर 100 रुपये का लोन लिया है किसी इंडिविजुअल ने बैंक से फॉर एजुकेशन पर्पस, तो बैंक जो होते हैं उसको एक पीरियड, एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एक रिलैक्सेशन का ड्यूरेशन होता है कि आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, से बीटेक अगर कर रहे हैं तो 4 साल तक आप अपना बीटेक कंप्लीट करें और उस बीटेक के 1 साल बाद आप अपना रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो 1 साल होगा इसको बोलेंगे मोराटोरम पीरियड। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो वायबल, फाइनेंशियली वायबल हो जाए, तब उससे रिटर्न जो है वो एंटिसिपेट किया जाता है और तभी उससे रीपेमेंट जो है वो भी एंटिसिपेट किया जाता है। इन अदर वर्ड, ड्यूरिंग अ मोराटोरम पीरियड द बोरोवर इज परमिटेड टू होल्ड देयर पेमेंट्स एंड इट इज कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड इन होम लोन्स, इन एजुकेशनल लोन्स। हालांकि इंडस्ट्रियल और जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं उसमें भी जो बैंक्स हैं, वेंडर्स हैं और जो लेंडर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इस ड्यूरेशन का, कुछ ड्यूरेशन का मोराटोरियम पीरियड, इसलिए कि वो वेट करते हैं कि जो उन्होंने लोन दिया है वो फाइनेंशियली वायबल हो जाए कंपनी के लिए, कंपनी को प्रॉफिट आने लगे और फिर उस प्रॉफिट से कंपनी जो है अपनी इंस्टॉलमेंट रीपे करती है। तो जैसे ही NCLT ने गो फर्स्ट का ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, उसके बाद से इस पर्टिकुलर पीरियड को लेकर के, मोराटोरियम पीरियड को लेकर के एक ट्रिगर सा जनरेट होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब तक ये पीरियड चलता है किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती उस पर्टिकुलर लोन की रिकवरी को लेकर के, असेट रिकवरी को लेकर के, उस पर्टिकुलर लोन जैसे वो असेट खरीदा गया है उस लोन को यूज़ करते हुए उसकी सेल, ट्रांसफ़र, रिकवरी, ये सब जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जनरली पॉसिबल नहीं होती हैं। एंड कीपिंग इन द माइंड द अर्जेंसी ऑफ द केस एंड टू प्रोटेक्ट द एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट इन लाइन, द पिटीशन बाय गो फर्स्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड और एडमिटेड बाय कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ IBC कोर्ट। तो ये बेंच का कहना है कि IBC कोर्ट के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, असेट्स की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया जाए। और इसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को देते हुए जो बेंच लेड, जो जस्टिस रामालिंगम और LN गुप्ता हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर गो फर्स्ट की पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो गो फर्स्ट में रिज्यूम सम फ्लाइट्स फ्रॉम 24th of May
क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो एयरलाइंस है वो चाहती है कि जो उसका ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है वो एक्टिव रहे। क्यों एक्टिव रहे? क्योंकि उससे उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा डील में। जो भी डील होगी, जो नया बायर होगा, जो प्रॉस्पेक्टिव बायर होगा, अगर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एक्टिव है तो पर्टिकुलर कंपनी यानी गो फर्स्ट को एक अच्छा वैल्यूएशन, एक अच्छा बायर और अच्छी डील मिल सकती है। दैट इज़ वाई गो फर्स्ट में रिज्यूम सम फ्लाइट्स फ्रॉम 24 मई। हालांकि अभी पूरा जो डिटेल प्लान है गो फर्स्ट का फ्लाइट ऑपरेशन का वो DGCA को सबमिट करना है और उससे अप्रूवल लेना है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। सो दिस इज द कोर्ट decision or NCLT decision on Go First plea for insolvency proceedings, and the court's order precludes lessors from reclaiming aircraft during the moratorium period. So total debt कितना है एयरक्राफ्ट का और एविएशन कंपनी का, वेंडर्स कितने हैं, कितने बैंक्स का कितना लोन्स है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एयरक्राफ्ट लेसर्स हैं वो 2,660 करोड़ का लोन है, 1,202 का वेंडर्स और बैंक्स का अप्रॉक्सीमेटली 6,521 का। So let us see what will be the fate of Go First in upcoming time. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Vodafone Idea is expected to unveil revival plan in a month. तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू है जहाँ पर जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वोडाफोन के रिवाइवल के बारे में कुछ अपने पॉइंट्स या कुछ अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस किए हैं। तो अगर हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला था। एक डिसरप्शन AGR ड्यूज की वजह से, दूसरा डिसरप्शन जो था वो रिलायंस जियो की एंट्री की वजह से था, टैरिफ वॉर की वजह से था। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है 4G और 5G उसके स्पेक्ट्रम एलोकेशन की वजह से था। तो कई सारे डिसरप्टिव इवेंट्स रिसेंटली हमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से एक मोनोपोली की सिचुएशन या डुओपोली की सिचुएशन जनरेट होती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट किया था, स्पेशली AGR ड्यूज को लेकर के। और वोडाफोन आइडिया के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे, जैसे कि वोडाफोन आइडिया को रिवाइव किया जा सके, वोडाफोन आइडिया को सस्टेन किया जा सके और कंपनी को इंडस्ट्री को मोनोपोली और डुओपोली सिचुएशन से बचाया जा सके। तो उसी को लेकर के टेलीकॉम सेक्रेटरी का इंटरव्यू, और उन्होंने बोला है कि जो वोडाफोन लिमिटेड है वो अपने बहुत जल्द ही अपना जो रिवाइवल प्लान है यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर अपना रिवाइवल प्लान जो है वो सबमिट करेगा, provided that government has started the acquisition of the equity in this struggling telecommunication company. तो apart from other measures जो कि गवर्नमेंट ने लिए वोडाफोन आइडिया को सेव करने के लिए या AGR ड्यूज का AGR ड्यूज रिलेटेड सपोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इक्विटी एक्विजिशन भी किया है वोडाफोन आइडिया में। तो उसी को लेकर के हमारे जो टेलीकॉम सेक्रेटरी उन्होंने बोला है कि जैसे ही गवर्नमेंट की जो इक्विटी का एक्विजिशन कंप्लीट होगा, वोडाफोन आइडिया जो है वो अपना रिवाइवल प्लान सबमिट करेगा। और रिसेंटली जिस तरीके से आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, वो बोर्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जिस तरह से उनकी रिटर्न हुई है, तो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी डिस्कशन में है, डेलिब्रेशन की स्टेज में है, नेगोशिएशन की स्टेज में है। किस लिए? टू रेज द कैपिटल नीडेड फॉर द कंपनी इन 5G रोल आउट्स प्लान। तो अगर हम 5G का एलोकेशन देखें तो वोडाफोन आइडिया को बहुत ही कम, या वोडाफोन ने बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया है स्पेक्ट्रम एलोकेशन में। हालांकि जितना भी बैंड वोडाफोन आइडिया ने लिया है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए डेफिनेटली फंड्स की ज़रूरत है, और उस फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वोडाफोन आइडिया जो है कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिस्कशन कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, तो सेकेंड राउंड ऑफ 5G स्पेक्ट्रम जो है वो भी शेड्यूल है, और ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड हाफ में जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए जा सकता है, जिसमें जो अनसोल्ड स्पेक्ट्रम है फ्रॉम प्रीवियस ऑक्शन, चाहे वो 4G के हो चाहे 5G के, जो नए बैंड्स हैं उनका ऑक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में और जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी टसल चल रहा है, जो भी इशू चल रहा है, उसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है अपने कई सारे मेजर्स ले सकती है। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कई सारे लीगल फैक्टर्स को कंसीडर कर रही है बिफोर एलोकेटिंग एयर वेव्स to either satellite communication service provider or mobile communication service provider। तो फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की। आप देख लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल मीन्स के। मेजॉरिटी इंडियन ओनर्स EV IPO ahead for MG। संघाई हेडक्वार्टर बेस्ड MG मोटर इंडिया
is planning to divert its majority stake to Indian entities. अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का फंड रेज करना चाह रही है MG मोटर्स, और इसके लिए मेजॉरिटी स्टेक को, मेजॉरिटी इक्विटी को जो कंपनी है वो डाइवर्स्ट करने का प्लान ला रही है अहेड ऑफ फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी ईवी कंपनीज हैं वो IPOs के लिए जा सकती हैं, लिस्टिंग के लिए जा सकती हैं, और इसके थ्रू फंड रेज करेंगे। उससे पहले जो MG मोटर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का फंड रेज करना चाहता है, और इसके लिए वो अपना मेजॉरिटी जो स्टेक है उसको डाइवर्स करने के लिए रेडी है एज पर द कंपनी टॉप एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा इसके बाद आगे आने वाले 5 सालों में कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग के लिए भी जा सकती है, जस्ट लाइक अदर ईवी कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन्वेस्टर्स एलिज मुथूट मिस सोल्ड देम सेराई बॉन्ड्स। तो केरला बेस्ड मुथूट ग्रुप को पर एलिगेशन लगाया है कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने। क्या एलिगेशन लगाया है कि मुथूट ग्रुप ने उन्हें मिस सोल्ड किया है या मिसलीड करते हुए उन्हें इस पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड्स को सेल किया है, जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। NCDs जो हैं सेराई इक्विपमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड के, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिस सोल्ड किए हैं। अब ये एलिगेशन क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर हम कंपनी को देखें, सेराई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी अभी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स में, तो उसी को लेकर के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मुथूट ग्रुप पर मिस सेलिंग का एलिगेशन लगाया है। अप्रॉक्सीमेटली 49 people, several of them have retirees who have transacted with Muthoot for a decades have come forward so far, और ऐसा कहा जा रहा है ये नंबर आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में, और इसके जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनको इन्वेस्टर्स को सेल किया है मुथूट ग्रुप ने बाई मिसलीडिंग देम, उन्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड्स को सेल किया। ये एलिगेशन इन्वेस्टर्स ने लगाया है मुथूट ग्रुप पे। सो लेट अस सी व्हाट रेगुलेटरी अथॉरिटीज विल डू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। EVs may soon face random check। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सब्सिडी से रिलेटेड लूप होल्स हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड लूप होल्स हो। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट द मार्केट और आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली हमें कुछ बर्न और फायर कैच आउट के एक्सीडेंट देखने को मिले, स्पेशली 2 व्हीलर सेगमेंट में। तो इन्हीं सारे कई सारे जो इश्यूज इस समय जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं ईवी मार्केट में, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, उसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो रैंडम चेक का ऑप्शन कंसीडर कर रही है। सो गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग द रैंडम चेक्स ऑन ईवी आफ्टर द रीसेंट लैप्सेस इन फेम 2 स्कीम। तो जो सब्सिडी को लेकर के जो इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब्सिडी किसकी सब्सिडी? फेम 2 की सब्सिडी। फेम जो है वो एक स्कीम थी, सब्सिडी स्कीम थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। किस लिए लॉन्च करी थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के फास्टर अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए कंपनीज को ये सब्सिडी प्रोवाइड करी थी। क्या फुल फॉर्म है इसका? फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम 1 तो सक्सेसफुल रही और उसी के बाद गवर्नमेंट ने फेम 2 स्कीम भी लॉन्च करी है, और रिसेंटली हमें कुछ लैप्सेस देखने को मिले थे, और इसी लैप्सेस की वजह से 2-3 कंपनीज पर गवर्नमेंट ने फाइन भी लगाया था, पेनाल्टी भी लगाई थी, और उनकी सब्सिडी जो थी वो वापस करने की बात भी कही थी। तो इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो रैंडम चेक इंश्योर करने जा रही है, सो दैट दिस फेम स्कीम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो कौन करेगा ये रैंडम चेक? ऐसा कहा जा रहा है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI को ये पावर या अथॉरिटी दी जाएगी, और ये जो रिसर्च एसोसिएशन है ये व्हीकल्स को रैंडमली सिलेक्ट करेगा फ्रॉम मार्केट, और ये टेस्ट करेगा कि जो गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट सेट करी है, स्पेशली डोमेस्टिक पार्ट्स को, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स और डोमेस्टिक मटेरियल को यूज़ करने की, क्या वो डोमेस्टिक पार्ट्स, डोमेस्टिक मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं उस पर्टिकुलर 2 व्हीलर सेगमेंट में या नहीं। तो बेसिकली जो ARAI है वो रैंडमली मार्केट से उठाएगा उस पर्टिकुलर EV व्हीकल को एंड टेस्ट करेगा इफ़ द मैन्युफैक्चरर इज फॉलोइंग द गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन पोस्टुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक सब्सटेंस रिक्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे वो क्वालिटी पैरामीटर्स को लेकर के हो। And if there is any violation, then the heavy ministry will take the same action it took against the localization and ex-factory price defaulters। तो चाहे वो एक्सप्रेस जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो एक्स फैक्ट्री प्राइस डिफॉल्टर्स हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया है, सब्सिडी से रिलेटेड जो भी जिन कंपनीज ने
वॉयलेशन किया, उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। तो कई सारे जो रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये मेजर लगाया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट प्लान्स ग्रीन फ्यूल पोर्ट यूजेस बंकरिंग इन नेट जीरो टारगेट पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOPSW भी बोलते हैं, MOPSW ने वेडनेसडे को ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस लॉन्च करी हैं। और ये किसके लिए लॉन्च करी गई है? जो इंडिया के जो 12 मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो हैं वो लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने। रीज़न बिहाइंड डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो टारगेट है कार्बन एमिशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और ज़्यादा डीकार्बनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो हैं वो इशू करी हैं। क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूटर है कंट्री के कार्बन एमिशन में, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में जो ग्रीन गाइडलाइंस है उनको इशू कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनके लिए ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ने कल लॉन्च करी है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें ये माइनर पोर्ट्स में भी ये इन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू हरित सागर गाइडलाइंस, जिसको हम ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस या हरित सागर गाइडलाइंस के नाम दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री विल पुश फॉर डेटा मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो ये ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस और हरित सागर गाइडलाइंस जो कल लॉन्च हुई हैं, इसके तहत जो मिनिस्ट्री है वो डेटा मॉनिटरिंग करेगी। किस तरह का डेटा मॉनिटर करेगी? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लेकर के। तो जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उन और जो वाटरवेज कंपनीज़ हैं, जो पोर्ट कंपनीज़ हैं, उनका जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करेंगी बेसिकली मिनिस्ट्री थ्रू डिफरेंट डेटा मॉनिटरिंग प्रोसेस। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी, LNG बंकरिंग, ऑफ शोर विंड एनर्जी, ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं ये भी इस हरित सागर गाइडलाइन में इंक्लूडेड होंगे। सो दिस ऑल्सो कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर्टेनिंग टू पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट। तो बेसिकली इस हरित सागर गाइडलाइन से जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको मर्ज करके गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। सो दीज गाइडलाइंस फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन हार्बर इकोसिस्टम। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस पर्टिकुलर हरित सागर गाइडलाइंस के थ्रू जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसका यूजेस बढ़ाया जाए पोर्ट के ऑपरेशन में, पोर्ट की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ में, हैंडलिंग फैसिलिटीज़ में। इसके अलावा बंकरिंग जो फैसिलिटीज़ है, बंकरिंग ऑफ ग्रीन फ्यूल्स, कौन कौन से ग्रीन फ्यूल्स? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन एथेनॉल, इन सब की बंकरिंग को भी प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए, जिसमें भी पोर्ट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर हरित सागर गाइडलाइंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट्स जो हार्बर सिस्टम के हैं उनमें इम्पैक्ट मिनिमाइज करना चाह रही है, ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यूजेस बढ़ाना चाह रही है इन पोर्ट ऑपरेशन, पोर्ट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं फॉर बंकरिंग द ग्रीन फ्यूल्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन उसको भी प्रमोट करना चाहते। तो ये एक हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड जो ये गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट ने कल लॉन्च करी हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स टर्निंग ब्लू इकोनॉमी ग्रीन एक्शन प्लान। तो शिप्स हैं दैट आर यूजिंग क्लीनर फ्यूल एंड वेसल्स हैविंग शोर पावर रिसेप्शन फैसिलिटी मे गेट क्यू प्रायोरिटी और रीबेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूज। तो ऐसी शिपिंग कंपनीज जो कि ग्रीन फ्यूल को यूज़ करती हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 50% सर्टिफिकेशन ऑफ पोर्ट बाय 2030 विच इज़ टू बी इंक्रीज टू 90% बाय 2047। तो 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% जो पोर्ट्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2030 तक, और इसके बाद 2047 तक हम कह सकते हैं 90% जो पोर्ट्स हैं इंडिया में उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस है। पोर्ट्स टू मेक
efforts to achieve the targets for EVs and port equipments. Green belt area under port authority to be increased by 20% and after 33%. यानी 2030 के लिए और 2047 के लिए डिफरेंट टारगेट्स भी सेट किए गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, ग्रीन बेल्ट को लेकर के, क्लीनर एनर्जी यूजेस को लेकर के, कार्बन एमिशन को लेकर के, स्पेशली पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो ये एक लॉन्ग डिटेल्ड एक्शन प्लान है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो कार्बन एमिशन को टारगेट करना चाह रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड एट 4% इन्फ्लेशन लाइकली टू हिट 18-month लो इन एप। रीटर पोल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ने अपना कुछ एस्टीमेट पब्लिश किया है और उस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, उस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, उस पोल के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, जिसको हम CPI से इंडिकेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इंडिकेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, रीटर पोल्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो CPI है वो अपने 18 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो और इसका रीज़न जो साइट किया है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने वो फूड और फ्यूल प्राइस में मॉडरेशन बताया है। तो एज पर रीटर पोल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट, इंडिया CPI इन्फ्लेशन इज लाइकली टू कूल डाउन टू एन 18-month low in April because of the lowering or moderation in food and fuel prices. तो अगर हम CPI बास्केट को देखें, जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस बास्केट को देखें, जिसमें जो फूड इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो फूड की जो फूड का जो प्राइस है वो अप्रैल के मंथ में डाउन हुआ है। स्पेशली सीरियल्स और एडिबल ऑयल्स को अगर हम देखें तो दोनों ही सेगमेंट में प्राइस में हमें थोड़ा सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्यूल के प्राइस में भी थोड़ा सा ईज आउट है और इसका इम्पैक्ट हमें CPI बास्केट के ओवरऑल प्राइस में देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय एनुअल चेंज इन CPI वाज फोरकास्ट टू हैव फॉलन टू अप्रॉक्सीमेटली 4.8%। तो इस पर्टिकुलर रीटर्स पोल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में जो CPI है वो 4.8% रहेगी और ये मार्च के महीने से अप्रॉक्सीमेटली 5.66 से रिड्यूस होकर के 4.8 पर आएगी। तो मार्च में इट वॉज 5.66 जो कि अप्रैल में रिड्यूस होकर के 4.80 आ गई। हालांकि गवर्नमेंट का डेटा अभी इसमें कोई पब्लिश नहीं हुआ, इट इज़ द फोरकास्ट और एंटिसिपेशन ऑफ रीटर पोल्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इट इज़ अंडर द टारगेट, अपर टारगेट और अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ RBI। RBI के इन्फ्लेशन को लेकर के क्या टारगेट्स हैं? 4 + -2 का टारगेट है, यानी 2 से लेकर के 6 तक का इन्फ्लेशन का टारगेट, अपर लिमिट 6 है। तो ये माना जा रहा है कि अगर फूड और फ्यूल के प्राइसेस में इतना डिक्लाइन है तो डेफिनेटली CPI डाउन होगी और हो सकता है इस बार लगातार दूसरे मंथ हमें जो इन्फ्लेशन है वो RBI की टॉलरेंस लिमिट की रेंज में देखने को मिले। तो बेसिकली ये एक पोल है जिसमें 53 इकोनॉमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था और जो इकोनॉमिस्ट ने रेंज दी है कि अप्रैल के मंथ में कितना CPI रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.40 से लेकर के 5.80% की रेंज दी है। और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका कंसेंसस है कि RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे कम ही रहेगी इस बार CPI। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीटर पोल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट एस्टिमेशन। लेट अस सी, जब इंडिया का डेटा पब्लिश होगा तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द RBI विच केप्ट इट्स मेन इंटरेस्ट रेट अनचेंज एट 6.50% इन द अप्रैल मीटिंग, उसने ये फोकस भी किया था RBI ने कि वो इस पॉज को कंटिन्यू रखेगा जब तक कि इन्फ्लेशन में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो जो टाइटनिंग साइकिल थी RBI की और सेंट्रल बैंक की, अब फिलहाल के लिए उसमें हमें एक स्टॉप और एक ब्रेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल की जो CPI है वो मार्च से थोड़ा सा रिड्यूस हुई है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। NCLT एडमिट्स गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन। ये न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं, जहाँ NCLT की जो दिल्ली बेंच है उसने गो फर्स्ट का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का जो प्ले है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शेल फर्म्स अंडर टैक्समैन्स लेंस ओवर फेक ITC claims. So thousands of entities and beneficiaries that allegedly created multiple shell firms to represent fake transactions without any underlying GST ITC are under the scanner of tax authorities. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिशरीज, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ जिन्होंने एक ऐसी फॉर्म्स क्रिएट करी हैं जिनको हम जनरली शेल फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं लोकल लैंग्वेज में,
ये उस तरह की फर्म्स होती है जिनके पास कोई असेट्स या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट लायबिलिटीज़ नहीं होती, किसी तरह के ट्रांजैक्शन, फेक ट्रांजैक्शन को ये दिखाती हैं इन ऑर्डर टू अवेल सर्टेन बेनिफिट, सर्टेन टैक्स इंसेंटिव्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो इनको हम बेसिकली शेल फर्म्स बोलते हैं, मतलब खोखली फर्म्स होती हैं, इनके पास कोई असेट्स बैकअप नहीं होता, कोई रियल ट्रांजैक्शंस नहीं जनरली करती हैं इस तरह की फर्म्स, फेक ट्रांजैक्शंस दिखाती हैं जस्ट टू अवेल सर्टेन टैक्स इंसेंटिव्स, जस्ट टू अवॉइड सर्टेन टैक्स और टू कंडक्ट एनी फाइनेंशियल फ्रॉड। तो इस तरह की जो फर्म्स हैं, शेल फर्म्स हैं, वो अब टैक्स अथॉरिटी के स्कैनर में, स्पेशली जीएसटी ऑफिशियल जो हैं वो एक डिटेल प्लान बना रहे हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के, और उसमें ऐसी एंटिटीज़ को टारगेट किया जाएगा जो कि फेक ट्रांजैक्शन जिन्होंने दिखाए हैं जस्ट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो स्टूडेंट थोड़ा जीएसटी के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि जीएसटी में रॉ मटेरियल पर या जो सेमी फिनिश्ड गुड पर जो ऑलरेडी टैक्स दिया जाता है वो गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इट मीन्स जीएसटी टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पर लगता है। तो जब कंपनीज रॉ मटेरियल एक्वायर करती हैं उस समय जो टैक्स देती हैं उस टैक्स को रीपे कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स नाम से पता चला कि इनपुट में जो टैक्स लगाती हैं कंपनीज वो टैक्स रिफंड कर सकती हैं, वो क्लेम रिफंड कर सकती हैं, वो रिफंड जो है वो कंपनीज जो है वो क्लेम कर सकती हैं। तो शेल कंपनीज बना करके कुछ एंटिटीज़ ने कोशिश करी कि फेक ट्रांजेक्शन दिखाए जाएँ। एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं बट उनकी रसीट्स जनरेट करी गई है और गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लिया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के रिफंड्स लिए गए हैं। इस तरह की कंपनीज को टैक्स अथॉरिटीज जो है वो अब आइडेंटिफाई करने जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज आर इन्वॉल्व इनटू दिस माल प्रैक्टिस ऑफ इवेडिंग जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। तो सीबीआईसी डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पर ये लिस्टिंग तैयार करी गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट प्रॉमिसेस प्रॉब इन एलिज्ड प्राइवेसी ब्रीच बाय व्हाट्सएप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट्सएप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है। किस लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है? क्योंकि व्हाट्सएप पर एक एलिगेशन लगाया गया, स्पेशली जो ट्विटर इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि जो मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप वो इंडिविजुअल यूजर्स के माइक्रोफोन, स्मार्टफोन का जो माइक्रोफोन है उसको एक्सेस कर पाती हैं, उसका एक्सेस उन्हें प्रोवाइडेड है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। तो इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्राइवेसी ब्रीच को लेकर के व्हाट्सएप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डीपीडीपी बिल के तहत जो है वो आगे आने वाले टाइम में व्हाट्सएप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इंडिया में हम व्हाट्सएप की प्रेजेंस या पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। और ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप जो पहली बार किसी भी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज में, इससे पहले भी व्हाट्सएप पर प्राइवेसी ब्रीच को लेकर के कई सारे एलिगेशन लग चुके हैं। इसके अलावा स्कैम कॉल्स को लेकर के भी व्हाट्सएप पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो रेडी है। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें पाई गई तो डेफिनेटली गवर्नमेंट व्हाट्सएप के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वॉलमार्ट कमिट्स टू सोर्स $10 billion India goods each year. So endorsing India's continuing rise as a global hub of manufacturing, Walmart has announced that it would triple its export of India to approximately 10 billion each year. तो वॉलमार्ट ने अनाउंस किया है कि वो आगे आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 2027 तक इंडिया से जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो $10 बिलियन तक करेगा। एट प्रेजेंट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.3 बिलियन। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में प्रमोट कर रही है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज, स्पेशली जो फॉरेन कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उन पर भी प्रेशर है कि वो इंडिया को सिर्फ एज अ मार्केट ना यूज़ करें। जो भी प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रही है उस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करें। तो इंडिया को एज ए एक्सपोर्टिंग हब और एक एज एक्सपोर्टिंग कंट्री बन के सामने आने के लिए गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स ले रही है। जो कंपनीज है उनको भी डायरेक्ट किया जा रहा है और कंपनीज को इसीलिए पीएलआई जैसी स्कीम भी के तहत अट्रैक्ट भी किया जा रहा है कि कंपनीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें और इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट करें। और इसी कंटेक्स्ट में वॉलमार्ट ने वेडनेसडे को अनाउंस किया है कि वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट है उसको $10 बिलियन तक इंक्रीज करेगा 2027 तक।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सम एडिबल ऑयल्स मे नॉट नीड एग मार्क, FSSAI ड्राफ्ट। तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSSAI भी बोलते हैं, उसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है जहां पर FSSAI ने प्रपोज किया है कि जो एग मार्क रजिस्ट्रेशन है एडिबल ऑयल का, उसको फिलहाल के लिए हटा दिया जाए, बिकॉज सम एडिबल ऑयल मे नॉट नीड एनी एग मार्क सर्टिफिकेशन एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई FSSAI इज डूइंग सो। FSSAI के अकॉर्डिंग दिस वुड फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लॉज दैट गवर्न द फूड सेक्टर। तो FSSAI का ये कहना है कि अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं कुछ एडिबल ऑयल्स में सर्टिफिकेशन की। इस सर्टिफिकेशन की एडिशनल बर्डन की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग है वो रिड्यूस हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो ड्राफ्ट में भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, PM टू अटेंड बाइडेन स्टेट डिनर ऑन जून 22। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो US की विजिट पर जाएंगे नेक्स्ट मंथ, और जिस तरीके से इंडिया और US के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज और बाइलेटरल जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो दोनों साइड्स हैं वो अपना जो विजन है स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के उसको रिफ्लेक्ट करते हुए स्टेट डिनर पे एक साथ आएंगे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेक्स्ट मंथ US की विजिट में जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि इंडिया और US के बीच में जो स्ट्रेटेजिक बाइलेटरल टाइज हैं वो इम्प्रूव हो रही है, और आगे आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में हमें और ज़्यादा विजन क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और इंडिया के साइड से कहा जा रहा है कि दिस इज एन वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फॉर टू कंट्रीज टू फर्दर डीपन देयर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हालांकि ट्रिप का ड्यूरेशन जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया, बट दिस विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट visit by our Prime Minister. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.